सभी को नमस्कार। कक्षा 10 विज्ञान में अपन आज सेकेंड लेसन प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका नाम है, लेसन का नाम है मानव तंत्र। अब देखो, इसमें मानव तंत्र कई चीज़ें अपने को इस लेसन में पढ़नी है, जैसे पाचन तंत्र हुआ, श्वसन तंत्र हुआ, उत्सर्जन तंत्र हुआ, परिसंचरण तंत्र हुआ। मतलब मानव बॉडी के संबंध में बहुत सारी जानकारी अपने को इस लेसन में लेनी है। सबसे पहले अपन बात करेंगे किसके बारे में? पाचन तंत्र। अब कुछ फैक्ट में लिख देता हूं बोर्ड पे, फिर एक एक करके समझ लेते हैं। हमारे भोजन में, पहली लाइन जो लिख रहा हूं पहले से आपको आती है, हमारे भोजन में अनेक घटक को कह सकते हैं अपन क्या? भोजन में घटक के रूप में क्या पाए जाएंगे? पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे अब हमारे भोजन में कौन से घटक या कौन से पोषक पदार्थ पाए जाते हैं, वही जिसकी लास्ट लेसन में अपन चर्चा कर चुके थे। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और जल। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण और क्या आता है? जल। रेसे भी अपन इसमें शामिल कर सकते हैं। क्यों? तो ये हमारे भोजन में पोषक पदार्थ या घटक पाए जाते हैं। अब देखो क्या होता है, ये जो भी भोजन होता है ना, जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं, उसमें ये सारे पोषक पदार्थ जो होते हैं वो जटिल अवस्था में पाए जाते हैं, और फिर हमारा शरीर इन्हें सरल अवस्था में रूपांतरित करता है, और जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो एक बार परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद में कंप्लीट अपने को चर्चा है किसके बारे में करनी है? पाचन के बारे में करनी है कि ये कैसे होती है क्रिया। तो हमारा शरीर विभिन्न रासायनिक क्रियाओं व एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को किस में बदलता है? सरल भोज्य पदार्थों में बदलता है। और यही क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। यही क्रिया पाचन कहलाती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि जटिल भोज्य पदार्थों का सरल भोज्य पदार्थों में बदलना पाचन कहलाता है। सिंपल सी ये परिभाषा भी अपन लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर रहेगा ये वर्ड भी लिख देना कि किसकी सहायता से ये जटिल भोज्य पदार्थ सरल भोज्य पदार्थों में बदले? हमारे शरीर की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं और एंजाइमों की सहायता से। अब जहां जहां हमारे शरीर के कुछ अंग हैं और कुछ ग्रंथियां हैं, उन ग्रंथियों और अंगों में इन जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में बदला जाएगा। तो अंग और ग्रंथियां किस में शामिल हो जाएंगी? पाचन तंत्र में शामिल हो जाएंगी। लिखता हूं एक बार, उसके बाद में देखेंगे अपन। जिन अंगों व ग्रंथियों की सहायता से पाचन होता है, उन्हें ही पाचन तंत्र कहते हैं। मतलब कहने का मतलब सिंपल सा ये आ गया कि भाई
ये देखो पाचन तो हो गया, भोजन का पाचन की परिभाषा तो अपन समझ चुके हैं। अब पाचन होगा तो शरीर के अंदर ही ना, शरीर के बाहर तो पाचन की क्रिया हो नहीं सकती। अब शरीर के अंदर किन किन अंगों में वो पाचन की क्रिया होगी और किन किन अंगों की सहायता से होगी, किन किन ग्रंथियों की सहायता से होगी। जिन अंगों और जिन ग्रंथियों की सहायता से पाचन होता है उन्हें क्या कहते हैं, पर पाचन तंत्र कहते हैं। अब पाचन तंत्र में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, कौन कौन सी ग्रंथियां भाग लेते हैं, इनका एक एक नाम आपको ध्यान रखना है। तो अगला अपन बात कर लेते हैं पाचन तंत्र से संबंधित अंग। सबसे पहले अपन भोजन ग्रहण करते हैं, मुख में अपन भोजन ग्रहण करते हैं, तो पाचन की क्रिया कहाँ से प्रारंभ हो जाती है, मुख से प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि मुख के अंदर अपन भोजन को चबाते तो है ना, चबाते हैं तो इसका मतलब उसको जटिल से सरल में बदल रहे हैं। इसका मतलब पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, हमारे मुख से पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो पाचन तंत्र से संबंधित पहला अंग तो कौन सा होगा, मुख। मुख के बाद भोजन जाता है कहाँ पे, ग्रसनी में। जस्ट ये वाला जो पार्ट है इसे क्या कहते हैं, ग्रसनी। मुख के बाद भोजन कहाँ गया, ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद में भोजन चला जाता है कहाँ, ग्रास नली में। चित्र में देखेंगे अपन एक एक चीज को, ये क्या होता है। ग्रास नली के बाद में भोजन पहुंचता है कहाँ पे, अमाशय में। अमाशय के बाद भोजन पहुंच जाता है कहाँ पे, छोटी आंत में। और छोटी आंत के बाद में भोजन कहाँ पहुंचता है, बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के बाद में देखो, जिस भोजन का हमारे शरीर में पाचन हो जाता है वो तो ब्लड के माध्यम से शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक वो भोजन पहुंच जाता है। और जो अपचित भोजन होता है, शेष जो भोजन होता है, जो जटिल अवस्था में रह जाता है, वो गुदा की सहायता से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो लास्ट अंग कौन सा होगा, गुदा। ये तो पाचन तंत्र से संबंधित अंग हो गए। अब पाचन तंत्र में कौन, ग्रंथियां भी शामिल होती हैं। तो अब अपन बात करेंगे पाचन तंत्र से संबंधित ग्रंथियां। देखो हमारे मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं जो हमारे भोजन को लसलसा बना देती हैं। भोजन अपन लेते हैं जटिल होता है, लेकिन हमारे मुंह में जब उसको चबाते हैं तो उसके बाद भोजन थोड़ा लसलसा टाइप का बन जाता है। और वो लसलसा, और या फिर भोजन में बहुत से बैक्टीरिया भी होते हैं, वो भी लार की वजह से क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। हमारे यहीं पे मुख के अंदर ही बहुत सारे बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। हालांकि संपूर्ण रूप से नष्ट नहीं हो पाते, लेकिन काफ़ी कुछ हो जाते हैं। तो यहाँ मुख में आ गई क्या, लार ग्रंथियाँ। फिर और आगे ये जो अमाशय अपन देखेंगे, अमाशय के जस्ट ऊपर स्थित होगा क्या, यकृत। और अमाशय के जस्ट नीचे स्थित एक ग्रंथि होगी जिसका नाम होगा क्या, अग्नाशय। समझ गए बात। तो ये कुछ पाचन से संबंधित क्या हो गई, ग्रंथियां हो गई। अब सबसे पहले अपन, ये तो कुछ बेसिक से फैक्ट थे जो तुम्हें याद रखने हैं। अब अपन क्या करेंगे, पाचन तंत्र का संपूर्ण अपने को अध्ययन करना है। सबसे पहले अपन एक एक अंग का अध्ययन करेंगे, समझ गए बात। फिर अपन एक एक ग्रंथि का अध्ययन करेंगे। जब इन सब का अध्ययन हो जाएगा तो अपना पाचन तंत्र क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इनका अध्ययन प्रारंभ करें उससे पहले इनका एक चित्र बना लेते हैं, क्योंकि आपसे ये भी पूछा जा सकता है पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। नामांकित चित्र बनाने का मतलब पाचन तंत्र का अपने को डायग्राम बनाना है और उसमें इनका नाम भी अंकित करना है। समझ गए बात। तो अब जब मैं चित्र बनाऊं, ये वाले आप पहले लिख लेना, उसके बाद में चित्र में ये देखते जाना। सबसे पहले तो मुख आएगा, उसके बाद में ध्यान रखना ग्रसनी कहाँ आती है, ग्रास नली कहाँ आती है, अमाशय कहाँ आता है, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुदा। ये सारे उस चित्र में अपने को दर्शाने हैं कि कौन सी जगह स्थित है।
लार ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय, ये अपने को दर्शाने पड़ेंगे। तो चलो अपन इसका एक चित्र बनाते हैं। पाचन तंत्र का चित्र ये अपन बना लेते हैं। चलो करते हैं शुरू। देखो, नाक के जस्ट नीचे आपको पता है हमारा मुंह है या मुख आता है, समझ गए बात। इस मुख में एक तो जीभ आती है, जीवा जिसे अपन बोलते हैं, और ऊपर के जबड़ों में, नीचे के जबड़ों में क्या आते हैं, दांत आते हैं। यहाँ तक तो शायद कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये तो क्या हो गया, मुख। और मुख के अंदर अपन एक तो लिख सकते हैं क्या, जिह्वा मतलब जीभ, और इसके जस्ट ऊपर क्या लिख देते हैं अपन, दांत। ये तो सबने देख ही रखे हैं ना। शरीर के अंदर के अंग तो फिर भी दिखाई नहीं देते, मासे वगैरह, छोटी आंत, बड़ी आंत, लेकिन मुंह वाला पोर्शन तो अपने को दिखाई दे रहा है कंप्लीट। भोजन अपन ने मुंह में ग्रहण किया, उसके बाद मुंह से भोजन आगे पहुंचता है। अब यहां थोड़ा ध्यान देना, हमारे मुख से जस्ट ऊपर नाक आता है, नाक से अपन श्वसन को अंदर ग्रहण करते हैं। क्यों? जैसे ये नाक है, नाक से अपन ने श्वसन को अंदर ग्रहण कर लिया। अब फिर क्या होता है, थोड़ा सा यहां समझना। ऐसी कुछ संरचना आती है, ये वाला पोर्शन अपने गले के पास के लगभग यहां स्थित पोर्शन का चित्र है। अब इधर से तो सांस आ रहा था, ढंग से समझना इसको। नाक के माध्यम से अपन ने श्वास लिया, ये तो श्वसन का रास्ता है, तो इसे तो कहेंगे अपन श्वसन नलिका। नीचे फेफड़ों में जाकर अपना ये श्वसन प्रवेश कर जाता है, समझ गए बात। इधर मुख से अपन ने भोजन ग्रहण किया, भोजन ग्रहण किया और भोजन जाता है इसमें, जिसे अपन कहते हैं आहार नाल, या इसको नीचे वाली को अपन ग्रास नली कहते हैं, कंप्लीट को अपन आहार नाल कहते हैं। एक चीज बताओ, कभी ये भी तो हो सकता है ना कि इस मुंह से जो भोजन आ रहा था, अब देखो ये श्वसन पथ जो है ना, ये पथ, ये रास्ता कौन सा है, श्वसन पथ। ये भोजन पथ है और ये पथ कौन सा है, श्वसन पथ। ये भी तो हो सकता है ना कि ये भोजन इधर आता आता गलती से इधर भी तो आ सकता है ना। क्या कारण है कि भोजन डायरेक्ट इस भोजन पथ में ही जाता है, भोजन कभी भी श्वसन पथ में क्यों नहीं जाता? इसका एक कारण है, हम भोजन को मुंह में चबाते हैं, मुंह में चबाने के बाद जैसे ही भोजन को निगलते हैं, भोजन को निगलते समय क्या होता है, यहाँ का जो दरवाजा है वो अपने आप ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। और इस दरवाजे को कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं, एपिग्लोटिस। समझ गए बात। एक बार दोबारा देखना, ये वाला जो पूरा चौराहा है ना, इस स्थान को तो कहते हैं क्या, ग्रसनी। अपन ने चर्चा की थी ना, जब पाचन तंत्र से संबंधित विभिन्न अंग लिखे थे, सबसे पहले मुख लिखा था और मुख के बाद में क्या लिखा था, ग्रसनी लिखा था। इस ग्रसनी से होते हुए ही भोजन आगे जाता है। अब ये भोजन पथ भोजन वाले रास्ते पे जाएगा, श्वसन वाले रास्ते पे क्यों नहीं जाता, इसका कारण
हालांकि अभी लिखेंगे नहीं, थोड़ा दिमाग में एक कारण याद रख लेना, क्योंकि जैसे ही हम भोजन को निगलते हैं वैसे ही श्वसन पथ पे एक ढक्कन आता है, उस ढक्कन का नाम होता है एपिग्लोटिस, और वो ढक्कन स्वतः ही क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे श्वसन पथ बंद हो गया। अभी एक ऊपर वाला हिस्सा तो खुला ही है ना, यहां पे भी एक ढक्कन आता है, वो ढक्कन भी बंद हो जाता है, इस ढक्कन को बोलते हैं क्या, यूला। तो दो ढक्कन हो गए अपने श्वसन पथ के, दो कपाट हो गए, इसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, ऊपर वाले कपाट को क्या बोलते हैं, यूला बोलते हैं। जब ग्रसनी के बारे में अपन लिखेंगे ना, अभी तो चित्र ही तो बना रहे हैं ना, जब ग्रसनी के बारे में लिखेंगे तब इन दोनों कपाटों का या दोनों ढक्कनों का उल्लेख करेंगे अपन, एपिग्लोटिस और यूला। तो अभी ये चीज दिमाग में रखना आप लोग। अब भोजन इधर से नीचे आ गया, सबसे पहले मुख आया, मुख के बाद में दूसरा ग्रसनी लिखा था, ग्रसनी के बाद में ये एक नलिका है जिसमें से होकर भोजन धीरे 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 आगे बढ़ रहा है। इस नलिका को बोलते हैं क्या, ग्रास नली। तीसरा भाग अपन ने क्या लिखा था, ग्रास नली। समझ गए बात। ग्रास नली के बाद में चौथा भाग अपन ने क्या लिखा था, अमाशय। तो एक जे आकार की या एक थैलेनुमा यहां एक संरचना पाई जाती है, और इस संरचना को ही क्या कहा जाता है, अमाशय कहा जाता है। ग्रास नली के जस्ट बाद में क्या आ गया, अमाशय आ गया। अब यहां थोड़ा ध्यान रख लेना, अमाशय का जो फर्स्ट भाग है इसको तो बोलते हैं कार्डियक। क्या बोलते हैं, कार्डियक। इधर वाला जो भाग है उसको बोलते हैं फंडस, और नीचे वाला जो भाग है उसको बोलते हैं पाइलोरस। तीन नाम याद रखोगे आप, जब अमाशय का अपन कंप्लीट अध्ययन करेंगे तब ये तीन नाम अभी से दिमाग में थोड़े थोड़े बिठा लेना। वैसे बीच का एक भाग और बच गया, इसको अपन सामान्यतः बॉडी कहते हैं, BODY, मतलब शरीर का हिस्सा ही मान लो इसको। क्यों, तो अमाशय का कौन सा भाग, ये तो कार्डियक, ये फंडस और ये पाइलोरस, इन तीनों को मिलाकर अपन क्या कह देते हैं, अमाशय कह देते हैं। केवल आपको चित्र बनाना पड़े ना, चित्र में भी ध्यान रखना ये तीन ऐसे कैसे दर्शा देना, और दर्शाने के बाद यहां लिख देना, क्योंकि अमाशय के तो तीन भाग हैं। पहला C बराबर तो क्या हो गया, कार्डियक। दूसरा F बराबर क्या हो गया, फंडिस। फंडस कह दो चाहे फंडिस कह दो, एक ही बात है, वैसे फंडस ही आता है, FUNDUS, यू आता है इसमें, क्या आ गया, फंडस। तीसरा P बराबर पाइलोरस। ये लो, ये अमाशय हो गया। अब अमाशय के आगे देखना, 7 अंग लिखे थे अपन ने, पहला मुख, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रास नली, चौथा अमाशय, 3 और बचे। आप लोग साथ के साथ चित्र मत बनाना, एक बार पहले देख लेना और उसके बाद में वापस वीडियो को बैक करके कॉपी पेन हाथ में लेना, चित्र बनाते रहना, लिखते जाना। अब यहां से अमाशय के जस्ट बाद में स्टार्ट हो जाती है क्या, छोटी आंत। छोटी आंत कहने को तो छोटी आंत कहते हैं, लेकिन आहार नाल के मतलब पाचन से संबंधित अपन ने 7 अंग लिखे थे, उनमें से सबसे बड़ी आती है, अकेले 7 मीटर की आती है छोटी आंत। कितने मीटर की, 7 मीटर की। अपन सोचे कि अपना शरीर ही पूरा 2-3 मीटर का है, अपना शरीर ही नहीं है 7 मीटर का, तो ये आहार नाल कहाँ से है। पतंग उड़ाते हैं, डोर कितनी लंबी होती है, लेकिन उसको अपन हाथ पे इकट्ठा कर लेते हैं तो छोटी सी हो जाती है। वैसे ही कुंडलित अवस्था में, कुंडली नुमा अवस्था में घुमा के ये क्या पाई जाती है, छोटी आंत पाई जाती है। इसको चाहे जैसे आप बना लेना, लेकिन बस ये
थोड़ा सा इसमें देखो, पेन थोड़ा हल्का ले लेता हूँ, कारण बताऊंगा आपको कि पेन हल्का क्यों लिया मैंने यहाँ। दो तीन पेन काम में ले लेना आप यहाँ पे, मतलब 3 भी नहीं तो 2 पेन काम में ले लेना, कोई रेड कलर का और एक ब्लू कलर का, जो भी आपको उपलब्ध हो। अब वापस वो भारी वाला पेन काम में ले लेता हूँ। पेन अलग अलग तो नज़र आ रहे होंगे आपको, ये थोड़ा भारी पेन से था यहाँ तक, फिर ये आगे हल्का पेन आ गया, अब वापस थोड़ा भारी पेन काम में ले लेता हूँ। बन तो सीधा रहा है के, इन कुंडलियों को आप कैसे भी घुमा सकते हो। अब अपने को पता है धागा लपेटते हैं तो ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी वो लिपटने में आता है, तो इसकी फिक्स संरचना अपन बना भी नहीं सकते, तो नॉर्मल आप इसको कैसे भी बना देना, लेकिन एक नलिका के रूप में बनाना आपको इसको। ये छोटी आंत यहाँ के कंप्लीट। अब छोटी आंत जो है ना, उसके 3 भाग हो गए देखा जाए तो। पहला जो मैंने ज्यादा डार्क कलर से लिखा था, गहरे कलर से लिखा था, फिर हल्के कलर से, फिर गहरे कलर से, मतलब छोटी आंत के भी कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। इधर देखते जाना। पहला ड्यूडिनम जो गहरे कलर से था, दूसरा ये जो हल्के कलर से था इसका नाम है जेजुनम, और तीसरा जो वापस बारीक गहरे कलर से था इसका नाम है क्या? इलियम। ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? छोटी आंत कहा जाता है। छोटी आंत का अब देखो आगे जाके है ना, गर्सनी में जो अपन वर्णन करेंगे ना वो इन 2 का उल्लेख करेंगे, अमाशय में इन तीनों का वर्णन करना है, छोटी आंत में इन तीनों का वर्णन करना है, आगे जाके अपने को रिटर्न में लिखना भी तो पड़ेगा ना। तो अभी चित्र में देखते जाओ कौन सी चीज कहाँ स्थित है। छोटी आंत अलग अलग आप पेन काम में ले लेना, यहाँ रेड ले हो तो यहाँ ब्लू, फिर यहाँ वापस ब्लैक या रेड कोई सा भी ले लेना, मतलब ये बीच वाला अलग दिखना चाहिए। ये इलियम थोड़ा बड़ा आता है, देखो क्रम सबसे पहले ड्यूडिनम, फिर जेजुनम और फिर इलियम, लेकिन अगर बड़े से देखा ना तो सबसे बड़ा भाग तो आता है इलियम, उससे छोटा आता है जेजुनम, और सबसे छोटा भाग आता है कौन सा? ड्यूडिनम। ये बड़ा, ये इससे थोड़ा छोटा और ये एकदम छोटा। अब उसके बाद में यहां से जस्ट यहां से स्टार्ट हो जाती है क्या? बड़ी आंत। बड़ी आंत को बनाना है, इसके चारों ओर लपेट देना, छोटी आंत के चारों ओर लपेट देना। किसको? बड़ी आंत को। छोटी आंत की जितनी पाइपलाइन रखो ना उससे थोड़ी बड़ी या चौड़ी बना देना, किसकी? बड़ी आंत की। और बड़ी आंत के बीच में से कुछ वाल्व लगा देना, बस ऐसे करना आपको।
ये कौन सी आंत हो जाएगी, बड़ी आंत हो जाएगी। ये कौन सी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई। अब देखो बड़ी आंत के भी 3 भाग हैं। जहां से स्टार्ट होती है पहला भाग, वो तो क्या हो गया, यहां फर्स्ट में लिख देता हूं क्या, सीकम। सेकंड वाला भाग जो इधर घूम के जा रहा है यहां तक, वो क्या कहलाएगा, कोलम। समझ गए बात। और थर्ड ये लास्ट वाला जो भाग है ना, इसको कहते हैं क्या, रेक्टम। 3 भाग हो गए बड़ी आंत के, पहला सीकम, दूसरा कोलम और तीसरा यहां वाला भाग कौन सा है, रेक्टम। इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं अपन, बड़ी आंत कहते हैं। समझ गए बड़ी आंत का मतलब। लास्ट में अब देखो 7 अंग बताए थे पाचन से संबंधित। पहला मुख, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रास नली, चौथा अमाशय, अमाशय के तीनों पार्ट लिखने, पांचवा छोटी आंत जिसके 3 पार्ट लिखने, छठवां बड़ी आंत जिसके 3 पार्ट हो गए, और 7वां कौन सा था, गूदा। ये लास्ट में गूदा, जिसके द्वारा जो भी मतलब ऐसा भोजन जिसका पाचन नहीं हुआ या अपशिष्ट भोजन जो बेकार भोजन हो, शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है या त्याग दिया जाता है। ये तो पाचन से संबंधित प्रमुख अंग हो गए। अब आप इसमें थोड़ी डिजाइन बनाना चाहो तो बना लेना, या हाथ लगाना चाहो तो लगा देना, नहीं भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को केवल पाचन तंत्र का चित्र बनाना था जो अपन ने बना दिया। अब आपको पता हो तो पाचन तंत्र में अपन ने शरीर के पाचन तंत्र से संबंधित अंगों का तो बात कर लिया अपन ने, लेकिन पाचन ग्रंथियां भी तो थी ना। कितनी ग्रंथियां थी, 3। इधर तो मुंह की ओर इशारा करते हुए लिख देना क्या, लार ग्रंथि। थोड़ा पेन चेंज कर लेना यार, जैसे इशारा करो लिखने के लिए। ये तो कौन सी ग्रंथियां आ गई, इसमें तो आ जाएंगी क्या, लार ग्रंथियां, जो अंदर तो अपन बना नहीं पाएंगे। अब लार ग्रंथियों के बाद में यकृत, इस टाइप की एक संरचना अमाशय के जस्ट ऊपर स्थित होती है। ये क्या हो गया अपना लीवर या यकृत, और यकृत के नीचे थोड़ा निशान बना देना जो क्या हो गया, पित्ताशय। लार ग्रंथियां 3 ग्रंथियां लिखी थी। पहली लार ग्रंथि तो मुख के अंदर हो गई, ये क्या हो गया, यकृत दूसरी ग्रंथि, और इसी यकृत के नीचे आप दर्शा देना क्या, पित्ताशय। ये जो अपन ने अमाशय बनाया था, अमाशय के ऊपर तो यकृत स्थित है और अमाशय के नीचे क्या स्थित है, अग्नाशय स्थित है। 3 ग्रंथियों की अपन ने चर्चा की थी। ये लो, ये क्या आ गया, अग्नाशय आ गया। और इसी चित्र के साथ अपना पाचन तंत्र का चित्र क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बनाने की आप इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेना, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस ये तो अपन नलिका तो बना ही देंगे, यहाँ कुंडली से आपकी इच्छा हो वैसे बना दो, लेकिन बस इन कुंडली के बाहर ये जो बड़ी आंत है ना, ये एकदम इसके किनारों पे बनाते जाना। पाचन तंत्र कंप्लीट। अब आगे क्या करेंगे अपन, ये सुनना। अब पाचन तंत्र से संबंधित जो भी अंग हैं उनकी एक एक की चर्चा करेंगे। लेसन थोड़ा लेंथी है, बड़ा है, लेकिन वास्तव में समझने वाला जो साइंस का जो लेसन है ना, अपने इसी लेसन से सही शुरुआत हुई है। मुख्य गर्सनी, ये जो भी अंग है एक एक अंग की चर्चा करेंगे। बाद में जो 3 ग्रंथियां लिखी थी, लार ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय, इन तीनों ग्रंथियों की चर्चा करेंगे। अब आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे फिर शुरू करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।